सो हेलो एवरीवन, ये है हमारा चैप्टर 2। तो इसके क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। देखो, पहले इसके बारे में आपको समझा देता हूँ होमोजेनस क्या है और हेटेरोजेनस क्या है। देखिए, होमोजेनस एक ऐसा मिक्सचर है जिसको हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। बिकॉज क्या है, अगर हम उसके अंदर किसी मतलब पानी के अंदर किसी भी वस्तु को मिलाएं या फिर किसी भी सब्सटेंस को मिलाएं ना, वो प्रॉपर तरीके से घुल जाना चाहिए, उसके पार्टिकल्स नजर भी नहीं आने चाहिए। वो हम उसे होमोजेनस भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और हेटेरोजेनस में अगर आप बोलो ना, तो पानी के अंदर आप सैंड मिलाओ ना, तो सैंड के पार्टिकल्स हमें साफ साफ नजर आएंगे। तो उसे हम हेटेरोजेनस मिक्सचर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे जो होमोजेनस मिक्सचर है ना, वो सोडा और वाटर, ठीक है, सोडा वाटर और एयर है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो आसानी से हो जाएगा। और इन होमोजेनस की बात करें ना, तो ये होमोजेनस है खाली। अरे यार, ये हेटेरोजेनस था, सॉरी, जस्ट ये गलती हो गई है। एग्जैक्टली ये हेटेरोजेनस है। जस्ट वेट, इसे थोड़ा कट कर दूं। ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल और वुड दोनों ही आएंगे। बिकॉज क्या है, अगर आप सॉइल को पानी के अंदर डालोगे तो वो तो साफ साफ पार्टिकल्स नजर आएंगे। और वाटर डालो मतलब वुड डालोगे तो वुड भी नजर आएगा। और एयर एयर तो ऑलरेडी होती है, बिकॉज क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। ठीक है, और सोडा वाटर अगर इसको अंदर डालें तो वो भी क्या हमारे पास प्रॉपर तरीके से घुल जाएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो यहाँ पे दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग चेंजेस इनटू फिजिकल और केमिकल चेंजेस। हमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस बताने। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, और केमिकल मतलब है ना, आप जैसे किसी चीज में जंग लगना, ये केमिकल चेंजेस है। ठीक है, और अगर कोई चीज में केमिकल, जैसे हमारे पास क्या है, किसी में जंग लगा और टूट गया, तो वो टूटना फिजिकल चेंज हो जाएगा एक तरह का। चलिए, तो ये रस्टिंग ऑफ अलमारी। ठीक है, अलमारी तो आपको पता ही है, अलमीरा लिखा है वैसे तो। जो लोहे की नहीं होती, लोहे की होती है ना घर में, अपने कपाट भी बोलते हैं। तो जो रस्ट लगना है, रस्ट रस्ट यानी जंग लगना है ना, वो क्या है, केमिकल चेंजेस है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास केमिकल आ जाएगा। मैं सिर्फ केमिकल लिख रहा हूँ। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू मेक स्टीम, देखो ये फिजिकल है। बिकॉज पहले वाटर था, अब वो स्टीम मतलब गैस के रूप में चेंज हो जाएगा। तो ये फिजिकल हो जाएगा हमारे पास, फिजिकल। और रोटिंग ऑफ पेपर एंड वुड, ये भी हमारे पास फिजिकल ही है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पान, देखो अगर तवे के ऊपर हम किसी बटर को रखते हैं ना, और वो पिघलता है, तो पहले कैसा था, सॉलिड अवस्था में था, और पिघल के कैसे अवस्था में होगा, लिक्विड में। तो ये भी फिजिक्स में वो सॉरी, फिजिकल में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन चारों का आंसर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। लिखा है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल टिंडल इफेक्ट सीन अराउंड यू। ठीक है, तो सबसे पहले टिंडल इफेक्ट क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। जैसे किसी घर के मतलब घर पे पतरे लगे हैं, या फिर समझो कि खिड़की से ना धूप की रोशनी आ रही है। ठीक है, तो जो रोशनी आ रही है ना, अब वो हमें दिखेगी ना पार्टिकल्स के अंदर, तो उसे हम टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। अब प्रॉपर हम समझते हैं, बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं वैसे तो। समझ लो पहले कि when a beam of light is passed through a dilute solution and the light beam is scattered by the particles, and so path of the light beam is normalized and this effect is called Tyndall effect। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो अगर खिड़की में से या फिर कहीं और से एक सोर्स आ रहा है, सोर्स मतलब क्या है, लाइट आ रही है या फिर रोशनी आ रही है, मतलब सन की, तो हमें क्या वहां पे बीम दिख रहा है। ठीक है ना, जो लाइट आ रही है वहां पे, हॉल है, कुछ भी हो सकता है। अब वो बीम कैसे नजर आता है, बिकॉज हमारे घर के अंदर अगर वो पार्टिकल्स होंगे, देखो पार्टिकल्स तो नॉर्मल रहते ही है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, पार्टिकल्स जो रहते हैं ना, पार्टिकल्स से जो धूप टकराएगी मतलब स्ट्राइक करेगी, तो स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लाइट है वो स्कैटर हो जाएगी, मतलब पूरे में फैल जाएगी, और हमें जो बीम ऑफ लाइट है वो उसे प्रॉपर हम देख पाएंगे। ठीक है, एंड आगे देखो दूसरे में क्या लिखा है, व्हेन अ रे of light enter the room through a small hole in the ceiling of a closed room। ठीक है, closed room, इसको भी समझ पा रहे हो आपको, मैंने जिस प्रकार से भी एक्सप्लेन किया है, बस वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है। एंड इट occurs because the light beam is scattered by the particles in the room, मतलब हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं जो अवेलेबल होते हैं क्लोज्ड रूम के अंदर, उसके ऊपर जो सनलाइट है वो स्ट्राइक करेगी और वो स्कैटर हो जाएगी, पूरे में फैल जाएगी, जिससे बीम ऑफ लाइट है वो हमें क्लियरली विजिबल होगी। ठीक है, ये चीज आप वनों में भी देखते होंगे। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल और नहीं है, नहीं तो मैं आपको है ना प्रॉपर तरीके से इमेज दिखा देता, इमेज में आपको समझ में आ जाता।
चलिए, तो अब हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की। ब्रॉन्ज वेसल यहाँ पे ना एग्जांपल डाल देते हैं। टीन और हाँ, सो देखो लिखा है व्हाट इज एन एलॉय एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। पहले एलॉय क्या है? एलॉय क्या मतलब देखो, दो चीजों को मिक्स करना है, चाहे आप बोल सकते हो दो एलिमेंट का मिक्सरण है, ठीक है, एंड मिश्रण है। अब आगे दिया हमारे पास क्या, द मीनिंग ऑफ द टर्म एलॉय इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट एलॉय का मीनिंग क्या है कि दो या दो से ज्यादा मेटल के मिलने से एक सब्सटेंस तैयार होता है, एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है, उसी को हम एलॉय कहते हैं। एन एलॉय कैन also be formed from combinations of metals and other elements। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो मेटल्स हो सकते हैं या फिर दो अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ब्रॉन्ज वेसल डाला है ना, अब ब्रॉन्ज वेसल इसलिए डाला है क्योंकि ये इसका एक एग्जांपल है। अब जैसे आपने देखा हो ना, कांसे के बर्तन बोलते हो या ब्रॉन्ज वेसल बोल सकते हो, ठीक है। तो जो बर्तन होते हैं ना, ये ब्रॉन्ज वेसल्स, ये दो चीजों से मिलकर बनते हैं। एक तो कॉपर, कॉपर हमारा होता है यहाँ पे 78%, ठीक है। वैसे हमें परसेंटेज नहीं बताना है, हमें सिर्फ एग्जांपल बताना है। प्लस इसके साथ बनता है हमारे पास 28 जैसा, नहीं 22 जैसा, ये 22% होता है इसमें टीन, ठीक है। टीन, कॉपर, जिंक, हाँ जिंक होता है, जिंक, जिंक होता है, ठीक है। इन दोनों के मिलने से ब्रॉन्ज वेसल तैयार होता है। शायद मैं भूल रहा हूँ, एग्जाम्पल कुछ था यार, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन है मेरे ख्याल से, शायद ऐसे कुछ है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाया, यहाँ पे लिखा था लेकिन माइंड से निकल गया है, बिकॉज मैं मैथ ज्यादा पढ़ाता हूँ इस वजह से। चलिए, फिर भी कोशिश रहेगी, ठीक है। आप है ना गूगल पे अगर सर्च मारोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे दिया है व्हाट आर द नॉन मेटेलिक एलिमेंट एंड गिव एग्जांपल। ओके, तो हमें क्या करना है, नॉन मेटेलिक एग्जाम मतलब एलिमेंट बताने। यहाँ पे दिया है नॉन मेटल्स आर नेचुरल मटेरियल्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस हीट और इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट आर स्ट्रक्चरली ब्रिटल एंड कैन नॉट बी इजीली रोलिंग, मोल्डिंग्स, एक्सट्रूडिंग एंड प्रेसिंग एंड हाइड्रोजन। ये तो हमारे पास एग्जांपल है। एग्जाम हमारे पास नॉन मेटल होता है ना, उसे उसमें से ना तो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं और ना ही उसमें से हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड आगे दिया हमारे पास क्या, अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चरली ब्रिटल दिया ना, ब्रिटल का मतलब क्या, देखो यहाँ पे ना तो हम उसे मोड़ सकते हैं, ना ही उसे टेढ़ा कर सकते हैं, ना ही उसे दबा सकते हैं किसी से। तो अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल लोगे ना, तो आप ना कोयले का ले सकते हो। कोयले को हम दबाएंगे तो क्या होगा, वो पिस जाएगा, खींचेंगे तो टूट जाएगा, और पटकेंगे तो भी टूट जाएगा, और ना ही उसमें से कोई आवाज निकलती है, ठीक है। यहाँ पे नहीं हीट नहीं, यहाँ पे प्रोड्यूस साउंड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये साउंड लिख सकते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ पे हम साउंड लिख सकते हैं, साउंड। ओके, चलिए, और एग्जांपल हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड सेलेनियम, ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 की। अरे ये कितना बड़ा हो गया। चले, यहाँ पे दिया है व्हाट इज फिजिकल चेंज ऑफ मैटर एंड गिव 3 एग्जांपल। द चेंज ड्यूरिंग विच ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक है। इसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज आर बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड श्रेडरिंग। जैसे एग्जांपल समझ रहे हो आप, लिक्विड होता है, अगर उसे हम क्या करते हैं, जमाने रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आइस बन जाता है, ठीक है। तो उसका फिजिकल चेंज है, लिक्विड से सॉलिड बना है। इसी तरीके से उसे बाहर निकालते हैं तो सॉलिड से फिर लिक्विड हो जाएगा। अगर उसे गर्म करेंगे तो लिक्विड से क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर वो गैस मतलब गैस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिजिकल चेंज है उसके। चलिए, आगे देखते हैं व्हाट इज टिंचर आयोडीन एंड स्टेट इट्स यूज्ड, ठीक है। तो इसके ये टिंचर क्या है, टिंचर आयोडीन, और इसकी यूज क्या है। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल कॉल्ड, ये टिंचर है, टिंचर हो गया गलती से, ये कॉपी पेस्ट करने में हो गया है। मैंने ऑलरेडी क्या है, एक पीडीएफ तैयार किया था, बट पीडीएफ में क्या है, इस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं, ये मैं है ना लिख रहा हूँ ना, उसमें नहीं लिख पा रहे थे, ठीक है। मतलब है ना, बोल सकते हैं हम, ये जस्ट वेट, ओके। ये जो हमारे पास नोट्स दिए ना, इसमें हम लिख नहीं पा रहे थे प्रॉपर तरीके से, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, नोट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है।
और यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसी वजह से क्या है, इसमें पेस्ट करने की वजह से यहाँ पे कुछ मीनिंग्स के अर्थ चेंज हो गए हैं, कहीं मतलब एग्जाम्पल नहीं आया है, ये लोचा हो गया। ठीक है, चलिए आई होप आपको एग्जाम्पल तो आप आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, ये टिंचर है, यहाँ पे टिंचर लिख लेना आप, मैं लिख ही देता हूँ एक बार, टिंचर आयोडीन, एंड इट इज यूज टू मेक एंटीसेप्टिक क्रीम्स एंड मेडिसिन। देखो सबसे पहले तो अगर बात करें, ये जो टिंचर आयोडीन है वो अल्कोहल तैयार करने में भी काम आता है। दूसरी बात, ये एंटीसेप्टिक क्रीम्स और मेडिसिन बनाने में भी काम आता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास यूज्ड। एंड आगे दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ब्लड, सिल्वर, कोल, यहाँ पे मीथेन, सोप एंड सोडियम। तो हमें एलिमेंट बताना है, कंपाउंड बताना है और मिक्सचर बताना है। तो एलिमेंट हमारे पास सिल्वर और सोडियम है, कंपाउंड ब्लड और मीथेन है, और मिक्सचर हमारे पास कोल एंड सोप है। मिक्सचर तो आपको पता ही होगा, दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके बीच में रेशियो मायने नहीं रखता। रेशियो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ज्यादा हो सकता है। जैसे आप समझ रहे हो, इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो मिल्क का। मिल्क के अंदर हम पानी मिलाते हैं ना, तो वहां पे कभी नापते नहीं है, हम डाल देते हैं, मतलब कई कभी कम भी डाल देते हैं, कभी ज्यादा भी डाल देते हैं, तो वो कोई है ना, नाप नहीं है उसका। तो ये मिक्सर अवस्था में होता है। तो कोई नीचे एग्जांपल आ तो गया, यहाँ पे लिखा है, गिव डिफरेंस मिक्सचर एंड कंपाउंड, द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय combining two or more pure metal elements or compounds in any proportion is called a mixture। कहने का मतलब ये है कि दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम आपस में मिलाते हैं बिना कोई प्रोपोर्शन के, मतलब क्या है, कोई भी कम ज्यादा हो सकते हैं, उसे हम मिक्सर कहते हैं। जैसे मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल में लिया कि ये वाटर और है ना मिल्क, दोनों का भी कॉम्बिनेशन होता है, और फैट और प्रोटीन का भी होता है, तो ये हमारे पास मिक्सचर है। एंड अ सब्सटेंस having new properties formed when two or more elements are chemically combined in specific proportion is called a compound। देखो कंपाउंड की ये डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है, कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे जो रेशियो होता है ना, वो मायने रखता है, हमारे पास एक फिक्स रेशियो होता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब मिलाया जाता है ना, जस्ट एग्जांपल में आप है ना किसका ले सकते हो, ऑक्सीजन का ले सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, पानी का ले सकते हो। तो पानी में क्या होता है, 1:8 रहता है, तो उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड रहता है। इसी वजह से क्या होता है, वो पानी बन पाता है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। बट अगर हम क्या करेंगे, उनकी जो रेशियो है वो उल्टे सीधे डाल देंगे ना, तो वो मिक्सचर बनेंगे, ना कि पानी बनेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट में हमारे पास दिया है, वाटर डज नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हेंस वाटर इज कॉल्ड अ कंपाउंड। और ये दूसरा एग्जांपल दिया है हमारे पास कि वाटर डज नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हेंस वाटर इज कॉल्ड अ कंपाउंड। कहने का मतलब है ये जो वाटर है उसके पास कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होती हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, कंपाउंड बोला जाता है। चलिए 10th की बात करते हैं। तो 10 में हमारे पास दिया गया है कि ऑन व्हाट बेसिस आर मिक्सचर क्लासिफाइड एंड स्टेट इट्स टाइप। तो मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, और इसके एक टाइप भी बताना है अपने को, इनको क्लासिफाइड करना है, बताना है। तो मिक्सचर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नेचुरल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द मिक्सचर। देखो मिक्सचर की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होमोजेनियस मिक्सचर, मैंने आपको ये भी समझा दिया, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मैंने आपको ये भी समझा दिया। मैं एक बार और बता देता हूँ कि होमोजेनियस मिक्सचर एक सॉल्यूशन को बोला जा सकता है बिकॉज उसके अगर पानी के अंदर किसी ऐसी चीज को घोलते हैं हम जो प्रॉपर तरीके से घुल जाए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। अब तो सॉल्व बनेगा तो मतलब हमारे पास क्या होगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन बनने की वजह से क्या, उसके अंदर जो घुली हुई चीज है ना, वो नजर नहीं आएगी, विजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये वो होमोजेनियस में आ जाता है। हेटेरोजेनियस की बात करें तो उसके अंदर आप सैंड मिलाओगे या फिर किसी कोयले को मिलाओगे तो मिलेगा नहीं, उसके पार्टिकल्स नजर आते ही रहेंगे। तो जो नजर आ रहे हैं ना पार्टिकल्स, उन्हीं को हम हेटेरोजेनियस मिक्सर बोलते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से घुले नहीं। चलिए बात करते हैं सीधा 11 की। तो गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच जेल एंड सॉल्ट। तो जेल हमारे पास चीज एंड बटर है, और सॉल्ट की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। ठीक है, ये हमारे पास दो एग्जांपल है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार कमेंट करना, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो वो प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, बिकॉज ये आज जल्दी जल्दी में मैंने ये नोट डाउनलोड किया है, और मतलब लिखा हुआ है, तो इस वजह से क्या है, गलती से हो गया है। चलिए, तो मैं आपको अगली वीडियो में और इससे अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा।